ये कहानी ममता की है। बचपन से ही घर में ये एहसास दिलाकर पाला गया कि औरतों को बोलने का हक नहीं है। अरे ममता, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रोज ऑफिस में देर पहुंचता हूँ तुम्हारे कारण। लेकिन आपका सारा खाना पैक और तैयार भी है। अरे जबान जितनी चलाती हो उतना अगर हाथ चलाती ना तो शायद घर को अच्छे से मैनेज कर पाती। क्या मतलब है? क्या नहीं मिला आपको? मोजे मोजे कौन देगा? ममता भागकर पति को मोजे देती है। वो हर किसी का ख्याल रखती, लेकिन उसके घर में रोज का रोना लगा रहता। अरे माँ, आज स्कूल में टीचर ने मुझे फीस के लिए डांटा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्कूल में फीस के पैसों के लिए मुझे कोई भी बात सुनाए। अरे पर बेटा, ये तो पापा करते हैं ना, सारा ऑनलाइन। मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ हाँ, बना लो बच्चों के सामने मुझे बुरा। अरे करता तो मैं ही हूँ, माना, लेकिन मुझे कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि बच्चों की फीस जमा करनी है। अरे बताओगी तो तुम ही ना। ममता की अब ये आदत में शुमार हो चुका था। वो हमेशा हर बात के लिए खुद को ही दोषी मानती। एक दिन वो पड़ोस की दोस्त से कहती है, समझ नहीं आता यार, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ। बात तो सही भी है ना। अब पति बेचारा नौकरी करे, पैसे कमाए, या फिर ये देखे कि बच्चों की फीस का वक्त है। क्या करूँ यार। पता नहीं, मेरे पति तो सारा काम खुद ही करते हैं। वो तो कहते हैं कि तुम थक जाती होगी, सारा दिन घर बाहर बच्चे। तो अच्छा, ऐसे भी पति होते हैं क्या? अरे क्या बात कर रही है? भाई साहब कभी तुझे किसी बात के लिए सुनाते नहीं? किसने कहा नहीं सुनाते? अरे ये पति चीज ही ऐसी होती है कि बिना पत्नी को सुनाए उन्हें चैन की नींद कहाँ आती है। तो तू भी परेशान रहती होगी कि कैसे, क्या, कब भूल गई। अरे वो तो मुझे बस इस बात के लिए ताना देते हैं कि मैं वक्त पर खाना क्यों नहीं खाती, या पार्लर जाकर अपनी साज सज्जा क्यों नहीं करवाती। पड़ोसन बोल ही रही होती है कि ममता के बेटे की आवाज आती है। अरे माँ, क्या हो गया? लग नहीं रहा कि आज आप मुझे पानी भी देगी। अरे कब से खाने के लिए वेट कर रहा हूँ। अरे यार, मैं चलती हूँ, बेटा खाने के लिए वेट कर रहा है। मैंने उसे खाना भी नहीं दिया। अरे 12वीं में पहुंच चुका है तुम्हारा बेटा, उसे बोलो खुद पानी लिया करे। मैंने तो अपने बच्चों को काम करना सिखाया है। अरे यार, खुद की भी तो कोई लाइफ है। माना जब नहीं कर सकते थे तो किया, लेकिन अब इतने बड़े बच्चों की हर बात मानेंगे तो मुश्किल तो अपने को ही होगी। ममता को पड़ोसन की बात में दम तो लगता है, लेकिन करे क्या, आदत भी तो खुद ही ने डाली थी। ममता घर जाती है कि तभी बेटी आ जाती है। माँ, परसों मुझे एक शादी में जाना है। तेरी वो जो लाल वाली साड़ी है ना, उसे दे देना। मैं आज जाकर टेलर को दे दूंगी, वो उस साड़ी से सूट बना देगा। अरे नहीं नहीं तारा, वो मेरी माँ ने मुझे दी थी और उस साड़ी से मेरी काफ़ी भावनाएं जुड़ी हैं। तुमको ना मैं दूसरी साड़ी दे दूंगी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज दे ही देना पक्का। तारा माँ की साड़ी से सूट बनवाकर पार्टी में जाती है, लेकिन जब वो पार्टी से लौटती है, क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे जब वो साड़ी मांगी थी तो ये छल्ली सी साड़ी क्यों दे दी? मैं ही पागल थी जो इस साड़ी का सूट बनवा लिया मैंने। माँ, जानती भी हो कि कॉलेज में मेरी कितनी हंसी उड़ी। तभी वहां ममता का पति सुनील आ जाता है। अरे गवार औरत, जब बेटी साड़ी मांग रही थी तो दे देती ना। अरे पापा, इनके तो इमोशंस जुड़े थे उस साड़ी से। ममता इतने सब के बाद भी कुछ नहीं बोलती। मेरी बेटी की बेइज्जती हो गई। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से कोई भी ज्यादा सुंदर लगे पूरे कॉलेज में। जी, वो पढ़ने में तारा बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए ना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस पर ध्यान देना और किस पर नहीं। रमेश जैसा ही ये वाक्य पूरा करता है, ममता की बेटी और पति उस पर जोर जोर से हंसते हैं। अरे ठीक है ना, पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त इतना बीत गया। अरे कैसे पता चलेगा माँ, हम लोगों के पीछे जो तू बैताल की तरह चिपकी रहती थी, तुझे कैसे वक्त का पता चलता। ममता को पहले सास ससुर, फिर पति और बच्चों की तरफ से इस तरीके की बातें सुनकर उसका मन बहुत दुखी रहता था। एक दिन, सुनो ना, बहुत दिनों से कमर के नीचे बहुत दर्द रहता है। कल मैंने देखा तो एक फोड़ा था। अरे ममता, एक बार अपने पति से बात करो, वो तुम्हारा फोड़ा डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्यों गुस्सा हो जाएंगे?
तुमको दर्द है? हाँ, लेकिन वो यही बोलेंगे कि ऑफिस जाऊं या फिर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास। तो बेटे से ही बात कर ले। अरे वो तो मैं कर लूं, लेकिन फोड़ा है ऐसी जगह कि उसे बताते मुझे शर्म आएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है ना, ऐसे कब तक फोड़े के दर्द से तड़पती रहेगी? अब तो सोच रही हूँ कि इनसे बात कर ही लूं, वरना दर्द के मारे कहीं मर ना जाऊं। लेकिन शाम को, ममता, क्या किया तुमने आज? खाने के डिब्बे में कैसा खाना दिया था? दाल खराब हो गई थी। कब की थी? दाल तो मैंने सुबह ही बनाई थी, खराब कैसे हो गई? अच्छा सुनिए ना, मुझे कहना है कि अरे गरम दाल बंद करोगी तो ऐसा ही होगा ना। बेइज्जती हो गई सबके सामने मेरी। ऑफिस वालों ने ऐसा मजाक उड़ाया कि क्या बोलूं। कल से ठीक से खाना देना है तो देना, वरना खाना देना बंद कर देना। बाहर खा लूंगा मैं। ममता, जो पति से अपनी परेशानी बताने वाली थी, वो अब ये सोचने लगती है कि कल से पति को खाने में क्या दे। अगले दिन ममता थकी थकी सी हालत में, आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है आज तो। रात भर सोकर थक गई है ना, इसीलिए तो खाना नहीं बना सकती। हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस सोने जा रही हूँ। बस मैडम को सोने का बोल दो, फिर देखो कैसे सोती रहती है। माँ फिर वही पराठा सब्जी। अरे हमारे साथ के दोस्त एक से बढ़कर एक नाश्ता खाना लेकर आते हैं, आप तो बस। सभी घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब शाम को बेटा घर आता है तो घर में अंधेरा रहता है। बेटा लाइट जलाता है। क्या माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं है बिजली का बिल बचाने के लिए? वो बोल ही रहा होता है कि सामने माँ जमीन पर लेटी मिलती है। वो उसके पास जाता है। अरे माँ, क्या हो गया माँ? तभी वहां पड़ोसन आती है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के पैर के पास एक फोड़ा है, जिसके कारण ये लगातार कमजोर होती जा रही थी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि घर में बता दो, लेकिन तुम्हारी माँ किसी को तंग करना नहीं चाहती थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। अरे इनके ऑर्गन में दिक्कत है, कोई बात है जो इनके मन में खटक रही है। अरे नहीं नहीं, इसके मन में कोई बात नहीं है, कोई काम है नहीं ना इसके पास, सारा दिन बस घर में ही रहती है। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके मन में हमेशा कोई बात रह जाती होगी, इसीलिए उनकी ये हालत है। अगर आप समय से नहीं ले आते तो हो सकता था कि। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। हम लोगों ने अपनी ही परेशानी माँ के सामने रखी, लेकिन किसी ने माँ की दिक्कत को जानने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, मैंने भी ममता को हमेशा घरेलू जरूरत से ज्यादा काम का नहीं सोचा था। ममता को होश आता है और वो खुद को अपने बेडरूम में देखती है। वो उठने की कोशिश करती है कि माँ, अब आप नहीं उठेंगी, हम लोग है ना, हम लोग आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे। घर की औरत। कहते हैं ना, घर दीवारों से नहीं, उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है। लेकिन क्या हो जब घर के लोग ऐसे हो? सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। ऊपर से बहू के आ जाने के बाद तो तुम और निकम्मी हो गई हो। दिखावे के लिए हाथ में माला पकड़ ली है, बाकी कोई काम नहीं करती। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अब तो बहू आ गई है, अब तो मेरी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। जैसे तैसे मेरी तो जिंदगी कट गई गालियां खा खा कर। अरे उस बेचारी को तो छोड़ दीजिए। तभी बेटे के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कहा था ना तुमसे रिजाइन कर दो, क्यों नहीं किया? और ये पर्स लटका कर कहाँ निकली? चलो कमरे में, काम करो घर का। बहू बेटे की लड़ाई सुनकर सास ससुर बाहर आ जाते हैं। सामने खड़ी होती है नई नवेली बहू रीमा। देख लीजिए माँ जी, शादी से पहले तो मेरे माँ पापा के सामने कहा था कि शादी के बाद नौकरी करने देंगे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? तो तुम माँ जी को क्यों बोल रही है बहू? अब उसका मन रहा होगा, अब नहीं है। पर पिताजी, उसके मन से मेरा करियर तो नहीं चल सकता ना। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बेटी की तरफ देखता है। पापा से जबान लड़ाती है, रुक। ये बोलकर वो पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। ये सब देखकर सास दुखी हो जाती है। पति के जाने के बाद सास बेटी से कहती है, देख बेटा, अब जमाना कुछ और है। तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू ऐसा ना बन। शहर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है तूने, उसका ख्याल रखा कर, तमीज से पेश आया कर। जा, बहू को कमरे से बाहर ले आ।
लेकिन बेटा नहीं मानता और बहू कमरे में सारा दिन बंद रहती है। शाम को बेटा बाहर जाता है कि सास चाय और बिस्कुट लेकर बहू के कमरे में जाती है। बहू बेटा ये ले, चाय पी ले। रो रो कर कैसी शक्ल बना ली है बेटा। माँ जी, ये कैसे लोग हैं? आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। घर की औरतों को तो पिताजी और ये इंसान समझते ही नहीं। क्या करूं बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन तू ना सहना। दोनों बात कर ही रहे थे कि ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अब बहू को भड़का रही हो? बहुत दिन हो गए मार खाए, अब क्या बहू के सामने खाओगी? जाओ यहाँ से, और जरूरत नहीं है ज्यादा इस लड़की को सर पर चढ़ाने की, समझी? बहू को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन बहू देखती है कि कैसे उसकी सास और उसके साथ उसका ससुर और पति गंदा व्यवहार करते हैं। फिर एक दिन, ये क्या बनाया है? खाना बनाना नहीं आता क्या? ये बोलकर वो खाने की भरी सारी थाली फेंक देता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। हाँ पापा, ऑर्डर करिए। ऐसे खाने से तो पेट भरने से रहा। वैसे खाना तुमको बनाना आता नहीं और बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो। अरे तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं है बाहर। बहू को पति की बात पर गुस्सा आता है, तभी सास बोल पड़ती है। तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो तो तूने इसे कहा था कि तू नौकरी करने देगा तो तुझसे शादी कर ली, वरना ना ही करवाते इसके माँ बाप तुझसे शादी इसकी। और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा। बहू हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई, वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है। उसकी नज़र में सास की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सास को देखकर ये सब सोच ही रही थी कि उसके कान में एक जोर से चांटे की आवाज आती है। किसको मार पड़ी? वो देख ही रही होती है कि उसकी नज़र जमीन पर बैठी सास पर पड़ती है। अभी तो धीरे से मारा, फिर जुबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। सास रो रही थी। बेटा और पति वहां से चले जाते हैं। पिताजी अच्छा किया माँ को जोर का चांटा लगाकर। आगे से जबान खोलने से पहले 4 बार सोचेंगी। बड़ी आई। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। बहू सास को उठाती है और पानी देती है। मैंने ये दिन रोज देखे हैं बहू, लेकिन तू नहीं सहना। तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना। शादी के वक्त मैंने तेरी माँ से बात करने की कोशिश की थी, उन्हें बताया था, लेकिन वो नहीं मानी। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है। माँ जी, जिस तरह से आप मेरे लिए खड़ी हुई है ना, मेरी माँ भी नहीं हुई। बेटा मैं तेरा भला चाहती हूँ, तू नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी। एक काम कर, इस घर से चली जा, पैसे कमा और खुश रह। माँ जी, हो सकता है कल तक मैं आपके इस फैसले को मान जाती, लेकिन आज नहीं। माँ जी, आप यहाँ इस नर्क को झेले और मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नहीं, कभी नहीं। अगले रोज, सुनिए, वो क्या है ना, मुझे कुछ कपड़े और गहनों की ज़रूरत है, तो ज़रा पैसे दीजिए ना। अब आप घर के मर्द हो तो पैसे तो आपसे ही मांगूंगी ना। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा। ये लो कार्ड, कर लेना शॉपिंग। अगले रोज, बिजली का बिल आया है 10,000 का, भर दीजिएगा। इतना बिल कैसे आ गया? बेटा वो क्या है ना, सारा दिन बहू घर में रहती है तो कमरे में एसी और टीवी चलता रहता है। अब कम से कम बाहर जाए तो 4 पैसे कमा कर लाए, लेकिन हम लोगों को थोड़ी ना औरत की कमाई खानी है, वो तो मर्द ही करता है ना। पति पर्स देखता है और फिर हाँ माँ, ठीक बोल रही हो। खैर चलता हूँ, ऑफिस का वक्त हो गया है। पति ऑफिस से पिता को फोन करता है। पापा, घर के खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई आप देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मीना को नौकरी के लिए हाँ कर दूँ, 4 पैसे ही लाएगी ना घर में। वो तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन ये औरत की जात, कल को 4 पैसे कमाने लगे तो यह नहीं कि सर पर चढ़कर नाचे। हाँ पिताजी, बात तो सही है। वो तो आप हैं जो माँ को मुट्ठी में रखा है, वरना मेरी वाली तो। खैर सोचते इस बारे में। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है। वो कल पनीर की सब्जी बनानी है तो थोड़े पैसे देकर जाना। और हाँ, कीर्तन भी रखा है संडे को,
उसके लिए सामान की लिस्ट बना दी है, ले आना। पापा को दे दो, वो ले आएंगे। अरे पापा कहाँ से ले आएंगे, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। लो, पैसे ही नहीं है। मेरे पापा की जेब तो हमेशा नोटों से भरी रहती है। बेटा, लक्ष्मी को जो पूजता है ना, उसके पास लक्ष्मी रहती है। जो घर की औरतों को मारे पीटे, वो भला कैसे लक्ष्मी का लाभ ले सकता है? वाह वाह, क्या बात है, तो जबान खुल रही है तुम्हारी। लगता है भूल गई पुरानी मार और डांट, क्या? हाँ माँ जी, शांत हो जाइए। मैं नहीं देख सकती आपको मार खाता, और फिर हो सकता है कि मैं आपको बचाने आऊँ तो ये भी मुझे मारे। ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहती, तू ये लिस्ट बस दे दे, मैं चलिए आराम करने। फिर अगले रोज, सुनिए जी, वो मायके जाना है। वो क्या है ना, शादी के बाद से गई नहीं, तो ट्रेन की टिकट बुक करवा देना। तो मैं भी तो साथ जाऊंगा ना तुम्हारे। तो ठीक है, फिर फ्लाइट की ही टिकट करवा दीजिए। वो क्या है ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हो और हम ट्रेन से चले, ठीक है ना? पति ऑफिस जाता है, जहाँ उसका दोस्त कहता है, अरे क्या हो गया यार, परेशान सा दिख रहा है। तेरी तो नई नई शादी हुई है, भाभी परेशान कर रही है क्या? अरे नहीं यार, तू तो जानता है थोड़ी सी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तू कैसे मैनेज करता है यार? कैसे क्या यार, तू जानता है ना मेरी बीवी रिया को, वो टीचर है, फिर घर में ट्यूशन करती है, साथ में बच्चे भी पढ़ लेते हैं। यार घर नाम की गाड़ी दोनों पहियों के साथ चलने से ही चलती है। वो भी कमाती है और मैं भी, और चल रहा है घर बस। पति को दोस्त की बात समझ में आती है, लेकिन पिता का ज्ञान कैसे भूल सकता था? भाई कल को सर पर चढ़कर नाचने लगी तो। शाम को घर आता है, जहाँ उसकी बुआ और उसका बेटा बैठे होते हैं। अरे आ गया लल्ला, कैसा थका थका सा लग रहा है, सब ठीक है ना? नमस्ते बुआ, कैसे आना हुआ? कैसा है रमेश? भाई को तो भाई की याद ही नहीं आती। अरे नहीं नहीं भैया, याद नहीं आती तो यहाँ कैसे आता। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, जरूर आना। पति कार्ड खोलता है। डॉक्टर रश्मि, अरे वाह, तेरी होने वाली बीवी डॉक्टर है। और क्या भैया, आपकी बीवी इंजीनियर तो मेरी डॉक्टर। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे जब घर में ही बिठाना है बेचारी को, तो काहे का इंजीनियर है, तो काम वाली ही, घर का काम करती है और आराम। इतनी पढ़ी लिखी लड़की को घर पर क्यों बिठा रखा है? अरे बहू कहीं झोला छाप डिग्री तो नहीं लेकर आई है? पत्नी की बुराई सुनकर पति को गुस्सा आता है। नहीं बुआ, यूनिवर्सिटी टॉपर है मेरी मीना, और हाँ बड़ी कंपनी में काम भी करती है। बस शादी के बाद कुछ महीनों की छुट्टी ली थी, अगले हफ्ते से ऑफिस शुरू हो जाएगा। क्यों मीना? तभी ससुर आ जाते हैं। हाँ लेकिन फिर घर का काम कैसे होगा, और पैसे कमाने लगेगी तो सर पर। पिता की बात पूरी नहीं हुई कि बेटा, सर पर चढ़ने का हक है उसका पापा, पत्नी है वो मेरी, यानी मेरे घर की रानी, और रानियां तो सर का ताज होती है। क्यों मीना? मीना पति की बात सुनकर शर्मा जाती है। वाह बेटा, तू सही समय में समझ गया कि औरतों की इज्जत करने वाले घर में शांति और लक्ष्मी का वास होता है। घर की रामलीला दशहरा स्पेशल। श्वश्रु जी। बोलो पुत्री। रामायण देखकर मन भाव विभोर हो गया है। अब ये पुलकित मन कुछ क्रीड़ाएं करना चाहता है। क्यों ना इसी क्षण से हम रामलीला का नाट्य रूपांतरण करें और हमारे निवास स्थान पर हर एक मनुष्य रामायण की चरित्रों का अभिनय करे। तुम्हारा ये श्रेष्ठ विचार हमारी आत्मा को अत्यंत प्रफुल्लित कर गया पुत्री। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र निभाऊंगी। और माताश्री, मैं श्री राम के अनुज लक्ष्मण का रोल। हे पुत्र, रोल नहीं भूमिका बोलो, भूमिका। इस विदेशी भाषा को उपयोग में लाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ माते। और मैं सुपरमैन से महान, बैटमैन से बलवान हनुमान, अर्थात हनुमान जी के चरित्र को निभाऊंगा। जय सिया राम। सुंदर, अति सुंदर। अब मैं रावण बनूंगी।
आप पर जमेगा भी। बस उसी समय सब हो जाते हैं तैयार निभाने के लिए रामायण के किरदार। सब करना चाहते थे रामायण के संदेश का पालन, इसीलिए बने थे राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण। भाताश्री, सीता मैया कैसे मिलेंगी? ढूंढ ढूंढ के नयन थके हुए हैं, पाँव चल नहीं पा रहे। आता माची सटकली। नहीं अनुज, जीवन एक परीक्षा है। ईश्वर ने हमसे सीता को दूर करके हमारी परीक्षा ली है। भ्राताश्री, हमको उस सोने के हिरण के पीछे जाना ही नहीं था। हे लक्ष्मण, हम सीता को ढूंढ ही लेंगे। जितना सरल ये कार्य प्रतीत होता है उतना सरल नहीं है भ्राताश्री। सीता मैया की व्हाट्सएप लोकेशन भी नहीं है हमारे पास। काश हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होता जिसकी सहायता से हम उन्हें ढूंढ पाते। जिनके पास हनुमान हो उसे हेलीकॉप्टर की क्या आवश्यकता। पर हनुमान जी अब तक आए क्यों नहीं? भूख लगी होगी उन्हें, तो चले गए होंगे सूरज वगैरह खाने के लिए। अरे वो देखो हनुमान जी। जय सिया राम। प्रणाम प्रभु। सीता मैया का पता चल गया, वो अशोक वाटिका में बैठी हैं लंका में। श्रीलंका के लिए तो पासपोर्ट बनेगा। नहीं लक्ष्मण भैया, नर और नील नाम के 2 इंजीनियर मित्र हैं हमारे, उनसे कह के बढ़िया आराम सेतु बनवा दिया है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुए हनुमान, कोई वर मांगो। अब 1 दिन की छुट्टी चाहिए प्रभु। वो थोड़ा ऑफिस का काम है, तो अभी मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा और काम निपटाना पड़ेगा। जी हनुमान जी ससुर जी, आप काम कर लीजिए। पर आप चिंता ना करें भगवान, मैं आपको लंका में जरूर मिलूंगा। हाँ हनुमान जी, आपको लंका जो जलानी है थोड़ा समय का ध्यान रखेगा, वरना लंका की आग पे पानी फिर जाएगा। घर में 1-2 दिन के बाद होता है रावण और हनुमान का संवाद। ससुर है हनुमान, सास बनी है रावण, बहू और बेटे बने हैं सिपाही, गुस्से में है दशानन। लंकेश, इस वानर ने पहले तो बगिया के फल खाए, फिर वाटिका उजाड़ दी। अब आपके लिए मिक्स फ्रूट जूस कैसे बनेगा? हाँ, ये वानर बहुत नॉटी है। अरे नॉटी नहीं, चालाक बोलो। हाँ, ये वानर बहुत चालाक है महाराज। अरे इतना हंसने की क्या आवश्यकता है? हमने कोई विनोद की बात तो की नहीं, कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं। अरे मैं हंसमुख हूँ वानर। हैं? लोग तो बोलते हैं कि तुम दशमुख हो। अब मैं वो भी हूँ। अब ये बताओ कि बगिया तुमने क्यों तोड़ी? तुमको ये नहीं पता कि पेड़ तोड़ना पाप है? पाप तो किसी स्त्री का हरण करना भी है दशानन। तब तेरी अकल कहाँ गई थी? 10 सर हैं तेरे, एक की भी अकल काम ली होती तो ये सब नहीं होता। एक वानर का ये दुस्साहस कि वो लंकेश के सामने अपनी जिह्वा खोले। अभी हाथ खोल के एक रपटा मारूंगा तो 10 के 10 मुंह के गाल लाल हो जाएंगे। अब तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो, तो क्या चॉकलेट दिलाऊं तुझे? तुम्हें पता भी है कि तुम किस महान योद्धा से बात कर रहे हो? नहीं पता। मैं योद्धा से बात कर रहा होता तो जरूर पता होता। अब तुम भरी सभा में मेरा अपमान कर रहे हो वानर। अरे जिसका कोई मान ही नहीं उसका अपमान कैसे करूंगा? वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी। ए, तुम लोग मेरी तरफ से खेल रहे हो या इसकी तरफ से? चुपचाप खड़े रहो वरना पगार काट लूंगा। हे दशानंद। हाय हनुमान। अरे मूर्ख, हेलो हाय करने नहीं आया हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि हे दशानंद, अभी भी समय है, सीता मैया को श्री राम को लौटा दे और उनकी शरण में चला जा, वरना तेरे प्राण कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है क्या? किसी भी बात पे हंस देता है यार। मैं तो तुम्हारी बातों पे हंस रहा हूँ। तीनों लोगों में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे प्राणों को हानि पहुंचा सके। अभिमानी रावण, मैंने तुझे समझाया, बुझाया, पर तू नहीं माना। अब तुझे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। ये जो 10 सर लेके तू 10 का दम खेल रहा है ना, कटेगा सर, एक एक करके सर सारे कट जाएंगे। तूने अपनी बातों से मेरा दिल जलाया है वानर, अब हम तेरी पूंछ जला देंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि पूंछ में आग लगते ही बाथरूम की तरफ भाग जाना, ताकि नाटक भी पूरा हो जाए और आग भी बुझ जाए। रावण, मुझ पे इतना ध्यान न दे, ज्यादा मुझको ज्ञान न दे। सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। सैनिक पूंछ में आग लगाते हैं। ससुर जी बाथरूम की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में जलती पूंछ एक पर्दे से टकराती है और देखते ही देखते पर्दे में आग लग जाती है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। सब पानी लाते हैं, इतने में बढ़ जाती है आग। बाहर धुआं देख के पड़ोसी भी जाते हैं भाग। जैसे तैसे आग तो खत्म हो जाती है, लेकिन घर में ही लंका दहन हो जाती है। हाय राम! अरे रावण होके राम का नाम ले रही हो? अरे बस भी करो, नौटंकी के चक्कर में घर में आग लग गई है। सॉरी माँ जी, ये मेरा आइडिया था। बनने चली थी राम, बिगड़ गए सारे काम। अरे कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना कि किसी बात का पालन करने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जय सिया राम हनुमान बने बिना भी बोला जा सकता है। अरे कोई बात नहीं, रामायण तो हम देख नहीं पाए, महाभारत जैसा कुछ करो तो जरूर बुलाना। घर का बंटवारा। अरे विनोद, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना? अक्षय की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंगल बेटा, तूने तो कहा था कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो फूल पहुँचे ही नहीं। अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है। आप किशोर भैया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को? किशोर पहले ही मेरे बताए काम कर रहा है। पास के सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को कार्ड वही तो देकर आया था। रिसेप्शन के लिए हॉल भी उसी ने बुक किया था। टेंट कुर्सी वालों को भी तो वही देख रहा है। पर कई मोहल्ले वाले तो हमारे भरे पूरे परिवार से जलते भी है, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। अरे चैन सुख दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है इन्हें? बीबी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू बनते ही ये बच्चे उठा उठा कर खा लेते हैं। अरे मैं तो इन्हें थाल में रख के परोस भी नहीं पा रहा। भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। भागो भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अक्षय की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। कुलभूषण की बीवी कमला को फुर्सत ही नहीं है कामों से, लेकिन कुलभूषण और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं।
जी, आप यहाँ आराम से बैठकर गाने सुन रहे हो और घर में अभी तक इतने काम बचे हैं करने को। अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं अब चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा। और फिर घर में तुम हो, बेटे बहुएं हैं, तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों काम करूं? मैं तो शान से बेटे की शादी में जाऊंगा तैयार होकर। अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए। एक बार अभिषेक की बीवी आ जाए फिर मैं भी आराम करूंगी और मेरी चारों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। इतना कहकर कमला वापस अपने काम में लग जाती है। बेटा भी, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? किससे बात कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ? सैलून जाने से तो आपने मना किया है क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। भाभीियों को देखो, सुबह से पार्लर में है। अक्षय की शादी हो जाती है और नंदिता बहू बनकर घर आ जाती है, लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। नंदिता के आने के बाद आए दिन घर की शांति भंग होती रहती। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी को इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कहाँ संभालनी थी। अभी देखो ना, मेरे हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी है और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैंने सोचा था कि घर की सबसे छोटी बहू होने के कारण मुझे सब पलकों पर बिठा के रखेंगे, पर यहाँ तो पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो नंदू, शादी के पहले ही मेरे घर वालों ने तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो फिर अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभी भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिता तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिता, माँ बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दिलाओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ। प्लीज मेरी जगह आप कर लो ना ये काम। ठीक है, मैं तेरी जगह माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ। तू मेरी जगह पूरे घर की डस्टिंग करके 5 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देना और दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े धोकर सुखा देना। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे, फिर डिनर की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद बस भाभी, मैं माँ बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। मेरे घर में तो गिनती की 8 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निपट जाता था। यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जियां बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती है। नाश्ता बनते बनते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनते बनते डिनर का। अभी मुझ में तुम्हारे पूरे परिवार का नखरा उठाने की और ताकत नहीं बची। मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पे क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से के आगे। घर के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खींच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और नंदिता माँ बन जाती है। बच्चे के आने से अभिषेक के कंधों पर खर्चों का बोझ आ पड़ता है। अभिषेक का बोझ कम करने के लिए नंदिता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके सर पर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंदिता, ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया, ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। चिंटू के बाल भी कटवाने जाना था, देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे करती क्या हो पूरा दिन तुम? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद चिंटू को डे केयर सेंटर पर छोड़कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ। पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बनाती हूँ, चिंटू को देखती हूँ और क्या करूँ मैं? तो किसने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस। ऑफिस जाए बिना घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? चिंटू की डे केयर का खर्च, उसके लिए बेबी फूड का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से होता नहीं है। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर।
चिंटू को भी डे केयर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको गोद में खिलाने के लिए दादा दादी और घर के सभी बड़े होते। उसके साथ खेलने के लिए उसके भाई बहन भी होते। मेरे तीनों बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और भाभियाँ बहुत अच्छे से जानती है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। बिजली के बिल जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे। लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मजा आता है, तो अब शिकायत क्यों करती हो? बस करो अभिषेक, बस करो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है सबसे। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। अभिषेक और नंदिता की सारी बातें घर के बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी कमला बोल पड़ती है। अरे नंदिता बहू, किसने कहा कि तुम अकेले हो? तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझाते तो शायद तुम ना समझती, लेकिन अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया है। तो अब तुम समझ चुकी हो परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे माफी बाद में, पहले मेरा पोता जरा मेरी गोद में तो दे, और तू जाकर सबके लिए चाय बना ला। घुंघराले बाल। राइना बचपन से ही खूब सुंदर थी। उसके लंबे लंबे घुंघराले बाल से हमेशा उसका चेहरा ढका रहता। अरे भूतनी बनकर घूमती रहती है, चल तेरे बाल कटवा दूं। अच्छा, क्यों भला? स्कूल में तो सारा वक्त बांधकर घूमना पड़ता था। अब तो मैं कॉलेज जाऊंगी और बाल खोल कर घूमूंगी। हाँ। अरे ये बाल देख रही है, ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। खैर, घने घने घुंघराले बालों से राइना सुंदर तो लगती, लेकिन उसे संभालना उसके लिए बड़ा काम था। माँ, अरे माँ, शैम्पू खत्म हो गया है। इस बार वो वाला लाना ना, जो घुंघराले बालों को और बाउंसी बनाता है। माँ ले आना, हाँ जरूर से। कल मेरा कॉलेज का पहला दिन है। मैं चाहती हूँ सब मुझे देखकर जले। अगले दिन राइना कॉलेज पहुंचती है, जहाँ एक लड़का उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे लगता है चाउमीन में सोया सॉस कुछ ज्यादा ही गिर गया। अरे मुझे तो चेहरा दिख ही नहीं रहा। लड़कियां भी राइना का मजाक उड़ाती है। अरे यार, ये कंगना की कॉपी करके कौन आया है? लोकल कंगना, और कौन? राइना को सभी पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। स्कूल में तो बाल बंधे ही रहते थे, लेकिन कॉलेज में राइना एक लड़की से कहती है, हाय, मेरा नाम राइना है। मुझे आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना है। कहाँ से है रास्ता? अपने बाल हटाकर देखो, सामने ही बोर्ड लगा है। राइना को कॉलेज में भी दोस्त बनाने में दिक्कत आ रही थी। वो रोते रोते घर आ जाती है। माँ, मैं क्या करूँ? आज तो सारा दिन लोगों ने न जाने क्या क्या बोलकर मेरा मजाक ही बना कर रख दिया। माँ प्लीज कुछ करो ना मेरे बालों का। मैंने तो पहले ही कहा था कटा दे, पर तू। अरे कटाने से क्या होगा, उल्टा जो थोड़े बांध कर ये इन्हें समेट सकती है ना, वो भी नहीं कर पाएगी। तो क्या मेरी कोई दोस्त नहीं बनेगी कॉलेज में, या मैं हमेशा लोगों के मजाक का ही शिकार होती रहूंगी? राइना जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है और राइना के बालों के बीच एक पेंसिल छुपा देता है। तभी उसका दोस्त भी पीछे से आ जाता है। अरे ढूंढो ढूंढो, कहाँ है पेंसिल? मैं नहीं बताऊंगा। दोस्त काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे पेंसिल नहीं मिलती। वो वहाँ से चला जाता है। थैंक्स दी, आज आपके बालों ने तो मुझे बचा ही लिया। अच्छा, बहुत दिनों के बाद बालों को लेकर कुछ अच्छा सुनने को मिला। मुझे भी पहले लगता था कि मेरे बाल सबसे सुंदर है, लेकिन अब पता चला। अरे क्या पता चला, क्या हो गया? देख, किसी भी चीज के ना दो पहलू होते हैं। या तो तुम बालों से ही लोगों का मन जीतो, या फिर रोती रहो। अब ऐसे घने बाल तो तुम्हें भगवान ने दिए हैं। राइना को पिता की बात समझ में आ जाती है। वो सोच लेती है कि जिन बालों के कारण वो कॉलेज में एक भी दोस्त नहीं बना पा रही है, उन्हीं बालों से वो दोस्तों की लाइन लगवा देगी। अगले दिन कॉलेज में डेस्क में राइना बालों को आगे कर लेती है और लोगों को लगता है कि राइना का चेहरा पीछे है, लेकिन राइना घने घुंघराले बालों को हटाकर हंसने लगती है।
देखा मेरे बालों का कमाल, इससे मेरा चेहरा भी नहीं दिखता और मैं चलती क्लास में सो भी सकती हूँ। सभी रायना को देखकर हंसने लगते हैं। क्लास में परीक्षा चल रही होती है तो रायना अपने बालों में चीटिंग के पेपर छुपा छुपा कर आसपास के बच्चों की मदद भी कर देती है, जिसके बाद से तो रायना क्लास की हीरोइन बन जाती है। वाह रायना, तेरे बाल तो बहुत कमाल के हैं। मैं तो इन्हीं के कारण पास हो गई। और पता है, मैं तो अपने काम का सामान रायना के बालों के बीच में ही फंसा देती हूँ। जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे इस्तेमाल करती हूँ। अब तो क्लास में हर कोई रायना के साथ बैठने की जिद करता। रायना में इसे लेकर घमंड आ जाता है। उसे लगता है कि वही क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की है। फिर एक दिन, मैं इस कॉलेज में नई नई आई हूँ, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मैं? ओह सॉरी, मैं इस क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की हूँ। हर कोई मेरे साथ ही रहना चाहता है। एक काम करो ना, वो पीछे की सीट दिख रही है, जाओ जाकर वहीं बैठ जाओ। लड़की को रायना की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो करती भी तो क्या, जाकर चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ जाती है। तो आज का लेसन सबने याद किया है ना बराबर से? जितनी भी चीटिंग करने वाली लड़कियां थी वो रायना के पीछे जाकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, जी मैम, सब कुछ याद है, कहीं से भी पूछ लो, हम तो मास्टर हैं मास्टर। क्यों? ये बोलकर वो रायना के कंधे पर हाथ रख देती हैं। रायना भी खुश होती है कि कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़कियों का ग्रुप उसका दोस्त है। पीछे बैठी वो लड़की देखती है कि कैसे मैडम के सवाल लड़कियां रायना के सर को देखकर दे रही है। शाबाश, मुझे खुशी है कि तुम लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करने लगी हो। मैं प्रिंसिपल से कहकर तुम लोगों की स्कॉलरशिप की बात करूंगी, जिससे तुम लोगों के माता पिता का पैसा जो फीस में लग रहा है वो बच जाए। सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। टीचर के जाने के बाद एक लड़की कहती है, गर्ल्स, अब हम लोग ना सिर्फ सबसे स्मार्ट बल्कि सबसे इंटेलिजेंट भी हो गए हैं। इसी बात पर आने वाले संडे को मेरे घर पर पार्टी, सबको आना है, ओके? सभी लड़कियां पार्टी के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं। रायना भी। माँ, मेरे कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की ने पार्टी रखी है संडे को। मैं भी वहाँ सबसे अच्छी दिखना चाहती हूँ, लेकिन ये बाल। घुंघराले बालों का तो कर भी क्या सकती है। तभी उन लोगों की नजर पार्लर के एक इश्तिहार पर पड़ती है जो 3000 रुपए में बाल स्ट्रेट कर रहा था। माँ, मुझे पैसे देना, मैं बाल सीधे करवा कर आती हूँ। संडे को पार्टी में सबसे अच्छी लगूंगी। बस फिर क्या था, अपने घुंघराले बालों को रायना पार्लर जाकर स्ट्रेट यानी कि सीधा करवा लेती है। और फिर पार्टी वाले दिन, हाय गर्ल्स, कैसी लग रही हूँ मैं? ओह नो, शिट, ये क्या करवा लिया बालों का हाल। और जिसके घर पार्टी थी वो लड़की, अरे ये क्या करवा लिया? तुम्हें मालूम नहीं है, जिस बालों में चीटिंग रखकर हम लोग टीचर के अगर इम्प्रेशन जमाते थे, उन बालों को तुमने। अरे हमें तो स्कॉलरशिप भी मिलने वाला था, अब तुमने बाल सीधे करवा लिए। अब तुम हम लोगों के लिए किसी काम की नहीं हो। अरे लेकिन हम दोस्त तो है ना, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? हमें तेरे अच्छे और बुरे लगने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को तेरे बालों से फायदा था, अब वो नहीं है तो हम तेरे दोस्त भी नहीं है। जा जाकर बाल वापस घुंघराले करके आ, तभी तो हम लोगों की दोस्त बन सकती है। रायना रोते रोते घर आती है और माँ को सारी बात बता देती है। माँ, ला पैसे दे, मैं बाजार जाकर बाल ठीक करा के आती हूँ। लेकिन माँ, मुझे ये बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, काश ये बाल मैं पहले ही सीधे करवा लेती। देख बेटा, पैसे तो मैं तुझे दे दूं, लेकिन वैसे बाल करके तू फिर ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ मतलब के लिए जुड़े हैं। लेकिन इन बालों में तू ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ जीवन भर का साथ निभाएंगे। रायना को माँ की बात समझ में आ जाती है।